गांव रामपुर सुबह की ठंडी हवा से महक रहा था। खेतों में हल चलाने वाले बैल धीरे धीरे आवाज कर रहे थे और कुएं पर औरतें पानी भरने पहुंची थीं। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसमें रहता था गरीब रामू। किसान रामू का शरीर दुबला पतला पर मेहनती था। दिन रात खेतों में पसीना बहाता, फिर भी घर में गरीबी का बोझ कम न होता। उसकी पत्नी गौरी भी घर के कामों के साथ साथ खेतों में हाथ बटाती थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी सुनैना। सुबह का समय गौरी रोटी बेल रही है, रामू बाहर बैठा बैल की रस्सी ठीक कर रहा है। गौरी थोड़ा चिंता में बोली, अजी सुनते हो घर में अनाज बस 2 दिन का ही बचा है। सोच रही हूँ कि इस बार कैसे गुजारा होगा। रामू गहरी सांस लेकर बोला, गौरी, मेहनत करने वाले का पेट भगवान कभी खाली नहीं रखता। खेत में इस बार अच्छी फसल होगी, बस थोड़ा सब्र रख। तभी मोहन आया और मासूमियत से बोला, बाबा, आज स्कूल की किताब चाहिए। मास्टर जी ने कहा है कि बिना किताब पढ़ाई नहीं होगी। रामू थोड़ा सोच कर बोला, बेटा, तेरी किताब तो जरूर आएगी। आज मैं गांव के चौधरी जी के पास जाऊंगा, शायद मदद कर दे। गांव का सबसे बड़ा जमींदार चौधरी हरिराम था। उसके पास कई बीघा जमीन, पक्के मकान और ढेरों नौकर थे। गांव का हर गरीब किसी न किसी जरूरत में उसके पास जाता था। रामू उसी सुबह चौधरी के दरवाजे पहुंचा। चौपाल पर चौधरी आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। आसपास कुछ गांव वाले बैठे हैं। रामू हाथ जोड़कर बोला, राम राम चौधरी जी। चौधरी घमंड से बोला, अरे रामू, क्या बात है, फिर से कर्ज लेने आया है क्या? जी चौधरी साहब, बच्चा पढ़ना चाहता है। एक किताब दिलाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। हाँ, तुम्हारे जैसे गरीब के बच्चे किताब पढ़कर क्या करेंगे? हल ही तो चलाना है उन्हें भी। गांव वाले हंसने लगते हैं। रामू शर्मिंदा हो जाता है। गरीब हूँ, पर सपने देखने का हक तो है चौधरी जी। सपने बड़े बड़े देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो। और सुन, जब तक पिछला कर्ज नहीं चुकाता, नया कर्ज नहीं मिलेगा। रामू मायूस होकर वापस लौट गया। उस दिन शाम को जब रामू पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, श्यामलाल आ पहुंचा। संयम लाल गांव का लोहार था। श्यामलाल गांव का लोहार था। श्यामलाल बोला, अरे भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं? बच्चों के लिए किताब चाहिए, पर चौधरी ने मदद करने से मना कर दिया। चौधरी से उम्मीद रखना बेकार है। मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ, तू किताब ले आ। बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। श्यामलाल भाई, इस तेरा यह उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। अगले दिन मोहन और सुनैना के हाथ में किताब थी। दोनों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। सुनैना खुश होकर बोली, भैया देखो, अब हम भी बड़े होकर मास्टर जी जैसे बनेंगे। मोहन बोला, हाँ दीदी, पर मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ताकि गांव के लोग बिना दवाई मरे नहीं। गौरी दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी और उसकी आंखें भीग गईं। देखा जी, बच्चों के सपनों में ही तो हमारा असली सुख है। रामू ने मुस्कुराकर पत्नी का हाथ थाम लिया। गांव रामपुर की चौपाल पर दोपहर का समय था। धूप तप रही थी, लेकिन पीपल के पेड़ की छांव के नीचे कई लोग जमा थे। चौधरी हरिराम अपने हुक्के के साथ बैठे थे और उनके आसपास गांव के चाटुकार लोग भी खड़े थे। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। नौकर हांफते हुए बोला, चौधरी जी सुनिए, सुना है कि रामू का लड़का मोहन अब रोज पढ़ाई करने जाता है। क्या गरीब का लड़का पढ़ेगा? ये तो गांव की रीत बदल जाएगी। अगर ये सब पढ़ लिख गए तो हमारी इज्जत और हुकूमत कौन मानेगा? गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगे। फिर एक चापलूस ने कहा, सही कहते हैं चौधरी जी, गरीब का बच्चा अगर मास्टर या अफसर बन गया तो गांव में बराबरी करने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। इन गरीबों का भाग्य खेतों में हल चलाना है, किताबें पढ़ना नहीं। शाम का समय
गौरी रोटी बना रही थी। मोहन और सुनैना मिट्टी के आंगन में बैठकर पढ़ रहा था। हम भैया, आज मास्टर जी ने कहा कि अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे गांव की सबसे होशियार लड़की बन सकती हूँ। और मैं भी सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा। तब चौधरी जी को भी मेरे पास आना पड़ेगा दवा के लिए। दोनों हंसते हैं। तभी रामू आंगन में आता है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों है था। बच्चों, खूब पढ़ो, पर याद रखो, हमें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना है। अजी, कहीं चौधरी हमारे बच्चों के खिलाफ कुछ न कर बैठे। उसका स्वभाव तो तुम जानते ही हो। गौरी, भाग्य उनका नहीं रुकता जो मेहनत करते हैं। कुछ ही दिनों बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। मंदिर में पूजा हुई, झूले लगे, मिठाइयों की दुकानें सजी। बच्चे खुश होकर इधर-उधर दौड़ रहे थे। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेला देखने आया। तभी चौधरी ने उन्हें दूर से देखा और अपने चापलूसों से फुसफुसाया। आज मौका अच्छा है, इन बच्चों की किताबें गायब कर दो। पढ़ाई करेंगे ही नहीं तो सपना अपने आप टूट जाएगा। चापलूसों ने सिर हिलाया और मौका देखकर मोहन सुनैना की थैली से किताबें निकाल ली। घर लौटते समय मोहन ने देखा कि उसकी थैली हल्की हो गई है। अरे दीदी, हमारी किताबें तो गायब हो गईं। अब क्या होगा भैया, बिना किताब कैसे पढ़ेंगे? रामू और गौरी भी परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब क्या परीक्षा ले रहा है तू? अगली सुबह रामू उदास होकर पीपल के पेड़ के पास बैठा था। तभी गांव की बुजुर्ग गंगाबाई वहां आई। क्यों बेटा रामू, इतना परेशान क्यों है? दादी, बच्चों की किताबें चोरी हो गई। शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। अब उनके सपने टूट जाएंगे। रामू, किताबें कागज की होती हैं, पर असली शिक्षा दिमाग और दिल में होती है। बच्चे अगर सच्चे मन से सीखना चाहें तो पूरी दुनिया उन्हें पढ़ा देती है। रामू ध्यान से उनकी बात सुनता है। तो अब क्या करूं दादी? तू हिम्मत मत हार, गांव के अच्छे लोग तेरे साथ हैं। बच्चों के सपनों को दबाना मत, क्योंकि शायद यही उनके भाग्य का रास्ता है। गांव की सुबह सूरज की पहली किरण खेतों में चमक रही थी। हल चलाने वाले किसान अपने बैलों के साथ खेत में निकल गए थे। पीपल के पेड़ के नीचे इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ था। श्यामलाल, लोहार, पंडित जी और कुछ गांव वाले वहां बैठे थे। रामू भी आया, पर चेहरा उतरा हुआ था। श्यामलाल बोला, रामू भाई, क्यों मुंह लटका रखा है? क्या बताऊं श्यामलाल, बच्चों की किताबें मेला वाले दिन चोरी हो गई। अब वे पढ़ाई कैसे करेंगे? यह तो बड़ी मुसीबत है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चौधरी का हाथ है। बिल्कुल, और कौन चाहेगा कि गरीब के बच्चे पढ़ाई करें? रामू चुपचाप सुनता रहता है। तभी गंगाबाई भी वहां आ गई। अरे बेटा रामू, परेशान क्यों होता है? किताबें खो गईं तो क्या हुआ? गांव में सब लोग मिलकर नई किताबें ला सकते हैं। हाँ, मैं अपने घर से थोड़ा पैसा दूंगा। मंदिर के दान पात्र में जो पैसा है, उसमें से भी कुछ किताबों के लिए निकाल सकते हैं। गांव वाले भी सहमति जताने लगे। आप सबका यह साथ मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। सच कहूं तो लगता है गरीब का असली भाग्य लोगों की भलाई में ही छुपा है। कुछ ही दिनों बाद श्यामलाल और पंडित जी बच्चों के लिए नई किताबें ले आए। मोहन और सुनैना की आंखों में चमक लौट आई। बाबा, अब हम फिर से पढ़ सकते हैं। देखो, मास्टर जी कितना खुश होंगे। हाँ, और इस बार हम और मेहनत करेंगे ताकि कोई हमारा सपना तोड़ ना पाए। भगवान तुम्हें कभी हारने मत देना बच्चों। रामू ने बच्चों को गले लगाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए,
वह बच्चों की शिक्षा का रास्ता कभी बंद नहीं होने देगा। उधर चौधरी हरिराम को खबर मिली कि गांव वाले मिलकर रामू के बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि ये गरीब पढ़ाई न करें और गांव वाले इन्हें सहारा दे रहे हैं। चौधरी की आंखों में साजिश की चमक दिखती है। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने मोहन और सुनैना को नई किताबों के साथ देखा। मास्टर जी खुश होकर और बोला, शाबाश बच्चों, तुम लोगों की मेहनत देखकर मुझे गर्व होता है। याद रखो, पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है। इससे इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। मोहन जोश के साथ बोला, मास्टर जी, मैं वादा करता हूँ कि डॉक्टर बनकर गांव की सेवा करूँगा। और मैं मास्टर नहीं बनूंगी ताकि गांव की लड़कियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। यही तो असली शिक्षा है, अपने सपनों से पूरे समाज का भला करना। गांव में बरसात का मौसम आने वाला था। हर किसान अपने खेत में बीज बोने की तैयारी कर रहा था। रामू भी अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी चौधरी के आदमी वहां पहुंच गए। आदमी कड़क स्वर में बोला, रामू, चौधरी जी ने कहा है कि तुमने पिछला कर्ज अभी तक नहीं चुकाया। इस बार तुम्हारी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। अरे भैया, मैं कर्ज चुका दूंगा। फसल काटने तक का समय दीजिए। जमीन ही हमारी एकमात्र सहारा है। हम नहीं जानते, अगर चौधरी जी ने कहा तो जमीन जाएगी ही जाएगी। रामू की आंखों में आंसू भर आते हैं। गौरी दौड़कर आंगन से बाहर आती है। क्यों हर बार गरीब को ही सताते हो? भगवान सब देख रहा है। भगवान से कह दो कि पहले चौधरी का हिसाब चुकाए। आदमी चले जाते हैं। रामू जमीन पर बैठ जाता है। रामू की हालत देखकर श्यामलाल और गंगाबाई उसके पास आए। श्यामलाल बोला, रामू भाई, तू अकेला क्यों परेशान होता है? पूरा गांव तेरे साथ है। चौधरी गरीबों का खून चूसता है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बेटा, चौधरी की ताकत उसकी जमीन और डर है। अगर तुम सब एक हो जाओगे तो उसका डर टूट जाएगा। रामू ध्यान से सुनता है। ठीक है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। बच्चों के भविष्य के लिए जो भी करना होगा करूंगा। मोहन और सुनैना पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रहे थे। स्कूल की वार्षिक परीक्षा हुई। मास्टर जी बच्चों को रिजल्ट सुना रहे हैं। मास्टर जी गर्व से बोला, गांव के सभी बच्चों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले हैं मोहन और सुनैना है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। रामू और गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। सुनैना माँ से लिपटकर बोली, अम्मा देखो, हम गरीब होकर भी सबसे अच्छे बने। हाँ अम्मा, अब कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। गांव के मेले में इस बार स्कूल के बच्चों का नाटक रखा गया। मोहन और सुनैना ने गरीब का भाग्य नाम से नाटक प्रस्तुत किया। नाटक का दृश्य एक गरीब मेहनत करता है, लेकिन अमीर उसे दबाता है। अंत में मेहनत और शिक्षा से गरीब जीतता है। गांव के लोग यह देखकर तालियां बजाने लगे। चौधरी भी वहीं मौजूद था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चौधरी मन ही मन लगे, ये बच्चे तो मुझे सबके सामने नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन गांव वाले अब चौधरी के खिलाफ फुसफुसाने लगे। एक गांव वाला बोला, सच में गरीब का भाग्य मेहनत और शिक्षा में ही है। चौधरी का डर अब टूटना चाहिए। एक दिन बहुत जोरों की बरसात आई और साथ में बड़ा तूफान भी। कई खेत डूब गए, झोपड़ियां टूट गईं। रामू का घर भी बुरी तरह से हिल गया। हाजी, अब तो हम सड़क पर आ जाएंगे। नहीं गौरी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। ये भी बीत जाएगा। तभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और रामू के घर की मरम्मत में हाथ बटाते हैं। हम सब एक हैं, कोई अकेला गरीब नहीं है।
गांव वालों की एकता देखकर चौधरी को और गुस्सा आता है। कुछ साल बीत गए। मोहन अब शहर जाकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। सुनैना गांव में ही रहकर मास्टरनी की ट्रेनिंग कर रही थी। एक दिन चौपाल पर खबर आई, सुनो सुनो, मोहन ने शहर की परीक्षा पास कर ली है, अब वह डॉक्टर बन जाएगा। गांव वाले खुश होकर नाचने लगे। रामू और गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। गौरी रोते हुए बोली, अजी देखो, हमारे बेटे का सपना पूरा हो रहा है। हाँ गौरी, यही है गरीब का असली भाग्य, मेहनत, शिक्षा और ईमानदारी। चौधरी दूर से यह सुनकर खामोश हो जाता है। उसके पास अब कोई चाल बाकी नहीं बचती। मोहन शहर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसके पास पैसे की कमी थी, पर हिम्मत की नहीं। एक हॉस्टल का कमरा मोहन के किताबों में डूबा था। उसके दोस्त राजू आता है। मोहन भाई, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करते हो? कभी घूमने फिरने भी चलो। राजू, मेरे गांव में गरीब लोग दवाई के बिना मर जाते हैं। मैं डॉक्टर बनकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे लिए यही घूमना फिरना है। तुम्हारा जज्बा देखकर सच में लगता है कि गरीब का बेटा भी सितारे छू सकता है। एक दिन मोहन की आंखों में गांव की तस्वीरें उभरती हैं। माँ, पिता, बहन और चौधरी की ताने। वह और भी दृढ़ हो जाता है। उधर गांव में सुनैना ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। लड़कियों को पढ़ाई की क्या जरूरत, चूल्हा छौंका ही करना है। नहीं काका, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षा सिर्फ लड़कों का हक नहीं है। गांव की कुछ औरतें पास आकर सुनैना का समर्थन करती हैं। मेरी बेटी सही कह रही है। बेटा बेटी दोनों का अधिकार है शिक्षा पर। गांव में धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। लड़कियां स्कूल आने लगती हैं। चौधरी यह देखकर जलने लगता है। चौधरी मन ही मन बोला, ये लड़की तो गांव के दिमाग बदल देगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। चौधरी ने अपनी ताकत दिखाने की आखिरी कोशिश की। चौपाल पर भीड़ लगी है। चौधरी ऊंचे स्वर में बोलता है, गांव वालों, अगर तुम सब पढ़ाई लिखाई में लग गए तो खेतों में काम कौन करेगा? अमीर गरीब का फर्क मिट जाएगा। सोचो जरा। गांव वाले चुप रहते हैं। तभी गंगाबाई आगे आती है। चौधरी, अब तुम्हारा डर नहीं चलेगा। गरीब भी इंसान है। शिक्षा से ही सबका भला होगा। गांव वाले सहमति में आवाज लगाते हैं। हम सब रामू और उसके बच्चों के साथ हैं। अब कोई हमें अंधेरे में नहीं रख सकता। चौधरी हक्का बक्का रह जाता है। उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। गांव में बड़ा उत्सव था। मोहन अब डॉक्टर बन चुका था और गांव लौटा। सुनैना गांव की मास्टरनी बन चुकी थी। चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा था। देखो गांव वालों, यही है मेहनत और शिक्षा का फल। आज मैं डॉक्टर हूँ, पर मेरी असली पहचान गांव का बेटा होना है। मैं यहाँ अस्पताल खोलूंगा ताकि कोई गरीब दवा के बिना न मरे। और मैं गांव की हर बेटी को पढ़ाऊंगी ताकि कोई लड़की अंधेरे में न रहे। चौधरी खड़ा होता है और बोलता है, आज मैं मानता हूँ कि असली ताकत पैसे में नहीं, शिक्षा और मेहनत में है। गांव वाले खुश होकर जयकारा लगाते हैं। गरीब का भाग्य अमीर से बड़ा है। गंगाबाई मुस्कुराती है। श्यामलाल और पंडित जी गर्व से बच्चों को देखते हैं। रामू और गौरी की आंखों में संतोष था। कहानी का संदेश, गरीबी इंसान की किस्मत नहीं तय करती। मेहनत, शिक्षा और ईमानदारी ही असली भाग्य है।